अच्छा बच्चों, आज हम रिवीजन करेंगे शेयर कैपिटल की। और शेयर कैपिटल में सबसे पहले आपने जर्नल का एंट्रीज लर्न करनी है और समझनी है, फिर आपका ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ज़रा, जब आप शेयर इशू करते हैं पार पे तो कैसे होता है। व्हेन एप्लीकेशन मनी इज़ रिसीव्ड, जब आप एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर उसको आप ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो जब आप रिसीव्ड करते हैं तो बैंक डेबिट होता है, क्योंकि बैंक हो गया डेबिट द रिसीवर और आपका है एप्लीकेशन। ऐसे ही अब आपने क्या करना है, दूसरी जितनी भी एंट्रीज आएंगी उसको पहले ड्यू करना है। ड्यू में आपका कैसे आएगा, जैसे शेयर एप्लीकेशन था, आपका शेयर अलॉटमेंट आ गया टू शेयर कैपिटल, देखो एक जैसे हैं। फिर उसके बाद जो पहले रिसीव्ड किया था वो बाद में रिसीव्ड करना है, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फिर ऐसे ही फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल अलग अलग से आपने एंट्रीज करनी है। अगर इकट्ठा दिया होगा तो आपने इकट्ठे करना है, तो उसको भी पहले ड्यू करना है। देखो शेयर कैपिटल बाद में आ रहा है, तो ऐसे जैसे शेयर अलॉटमेंट आया था वैसे ही शेयर फर्स्ट कॉल आ रहा है और उसको फिर आपने रिसीव्ड करना है। सेकंड कॉल को भी, सेकंड कॉल पहले ड्यू होगा टू शेयर कैपिटल और उसको रिसीव्ड कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ गया प्रीमियम वाले एंट्रीज, अगर आपके पास प्रीमियम दिया होगा तो। ठीक है, तो प्रीमियम कलेक्टेड विद एप्लीकेशन, अगर इन केस एप्लीकेशन में भी रिसीव्ड हो रहा है तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक वाली में कुछ नहीं आपने करना है, जो दूसरी ड्यू वाली होती है उसी में करना है आपने। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, मान लो आपने प्रीमियम के 10 रुपये रिसीव्ड किए हैं और 20 रुपये एप्लीकेशन के हैं, तो 30 रुपये रिसीव्ड किए हैं तो बैंक में तो 30 ही आएगा और एप्लीकेशन में 30 आएगा और कैपिटल में 20 आएगा और प्रीमियम में आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में 10 आएगा। ऐसे ही अलॉटमेंट को पहले ड्यू करना है। अगर अलॉटमेंट में भी प्रीमियम है तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और उसको रिसीव्ड आपका फुल हो जाएगा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, जो आपका इधर टोटल बनेगा शेयर अलॉटमेंट में वही आपका नीचे रिसीव्ड में पूरा आ जाएगा। फिर कलेक्टेड, अगर इन केस कॉल में होगा, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल में अगर इन केस होगा तो ड्यू में क्या होगा, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर उसको जब रिसीव्ड करना है तो आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल करना है। ठीक है, तो ये था आपका प्रीमियम। अब आपने इसकी पूरी एंट्रीज लर्न करनी है। फिर उसके बाद है आपका इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के बिना आप जब इशू करते हैं तो आपके पास 3 केसेस होते हैं। कैसे कैसे करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, वेंडर को परचेज ऑफ एसेट्स के लिए करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स वेंडर फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, जब उसका बिजनेस परचेज करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर। ठीक है, प्रमोटर को भी आप इशू करते हैं, जो हमारे बिजनेस को प्रमोट करता है उसको भी हम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसमें आप लोग देखिए ज़रा, अगर आप एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो एसेट्स टू वेंडर। ठीक, एसेट्स टू वेंडर। फिर अगर आप इशू करते हैं उसको शेयर प्रीमियम पे या पार पे, तो प्रीमियम पार पे करते हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम बी है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उसके एसेट्स आपके कम्स इन हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और लाइबिलिटीज आपकी क्रेडिट हो जाएगी और टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, तो वेंडर को जितने पैसे देने हैं उसके सामने आ जाएगा। अगर इन केस आपका एसेट साइड बड़ी है तो, और लाइबिलिटी साइड मतलब कि क्रेडिट साइड कम हो रहा है, तो उसमें आपका जो बैलेंस निकलेगा वो उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। और अगर आपका क्रेडिट साइड बड़ा है तो आपका डेबिट साइड में गुडविल आता है। अगर इन केस बराबर आ रहा है तो उसको कुछ नहीं आएगा, ना गुडविल आएगा ना रिजर्व आएगा। इन केस अगर आपका डेबिट बड़ा हो रहा है तो क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व आएगा, अगर क्रेडिट बड़ा हो रहा है तो फिर आपका डेबिट में गुडविल आएगा, दोनों में से एक आएगा। ओके, फिर उसके बाद है आपका फॉर इशू शेयर्स पार आर प्रीमियम, और ये वाले शेयर्स जो हैं वो आप जा पार पे इशू करते हो या इसमें प्रीमियम पे करते हो। अगर आप पार पे कर रहे हो तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, वेंडर का उधर नाम भी दिया हो सकता है आपके क्वेश्चन में। ओके, अगर आप अपने शेयर्स प्रमोटर को दे रहे हैं, ठीक है, प्रमोटर होते हैं जो रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज बाय प्रमोटर, जो अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं अपने बिजनेस की गुडविल बढ़ाने के लिए, उसमें अब आप लिखते हो गुडविल।
ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ लिया नहीं जाता, ना एसेट्स लिया जाता, ना कैश लिया जाता है, इसलिए गुडविल आएगा। गुडविल टू शेयर कैपिटल, आपने शेयर कैपिटल इशू किया तो, और जब आप उसको लिखेंगे, उसको शो करेंगे, तो उसमें लिखेंगे आप लोग इसमें क्या, इशू ऑफ शेयर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय प्रमोटर। अगर प्रमोटर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस खर्च करता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस खर्च करता है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू शेयर कैपिटल, उसके लिए भी ये एंट्री आ सकती है। तो ये आपने लर्न करना है अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद है आपका व्हेन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इज ओपन। आपका कॉल्स इन एरियर्स अगर हो गया था, अब आपको पता है कॉल्स इन एरियर्स कहाँ होता है, जब कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता है किसी कॉल के, अलॉटमेंट में नहीं देता है, या फर्स्ट कॉल में नहीं देता है, या सेकंड कॉल में नहीं देता है, तो उसको हम कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर कॉल करते हैं। ठीक है, मान लो कोई एक फर्स्ट कॉल में नहीं दे रहा, तो हमने एंट्री करनी थी जब रिसीव्ड वाली, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर हमने करना था कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसने डायरेक्ट बताया हुआ कॉल्स इन एरियर्स ही खाली बताया। तो जब हम उसको रिसीव्ड करते हैं, वो बाद में पेड कर देता है, तो बैंक अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगर वो उसके साथ इंटरेस्ट देता है, तो अगर वो उसके साथ इंटरेस्ट देता है, तो हमारे पास आएगा बैंक टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है जी, और उसी इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स के बारे में बताया गया है अब आपको। इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड बाय कंपनी ऑन कॉल्स इन एरियर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ ऑल टिल डेट रिसिप्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। तो अगर जो वो मतलब कि जिन्होंने कॉल्स इन एरियर्स किया था, उसको हम अगर रिसीव्ड करेंगे, तो जिस डेट में कॉल्स इन एरियर्स हुआ था, उस डेट से लेके जिस डेट में रिसीव्ड करेंगे, वहां तक उसका कॉल इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स लगेगा। इफ आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन द रेट विल बी एप्लीकेबल। या तो उसमें आपके पास एप्लीकेबल होना चाहिए, दिया होना चाहिए आपके क्वेश्चन में। अदरवाइज इफ आर्टिकल्स आर साइलेंट, देन प्रोविजन ऑफ टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विल बी एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू विच द रेट इज 10% पर एनम। तो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास तो इंटरेस्ट दिया होगा, तो फिर वही होगा एप्लीकेबल। इन केस अगर आपके पास एप्लीकेबल नहीं है, फिर हमारे पास वो कंपनी जो है वो टेबल एफ के अंडर रजिस्टर्ड है, जो एक्ट 2013 में बोला गया है, तो उसमें क्या होता है, फिर आपका इंटरेस्ट 10% लिया जाता है। अगर तो इंटरेस्ट है फिर तो वो ही लेंगे, अगर नहीं बताया है तो फिर हम क्या करेंगे, टेबल एफ के अंडर उसका 10% ले लेंगे, क्योंकि अगर वो कंपनी टेबल एफ के अंडर रजिस्टर्ड है। फिर उसके बाद है कॉल्स इन एडवांस। टू अवॉइड द botheration of paying calls from time to time, some shareholder pay the amount remaining unpaid on the shares through the amount has not yet been called up. This is known as calls in advance. This is possible only when article of association provides such arrangement. Such advance money in respect of future calls should be transferred to calls in advance, and it is adjusted when actually calls are made. तो बच्चे ये ऐसा बोला गया है कि कॉल्स इन एडवांस में क्या होता है कि जो शेयर होल्डर होता है वो बॉदरेशन से बचने के लिए क्या करता है कि बाद में कौन देते रहेगा, मैं सारे पैसे अभी देता हूँ, वो एडवांस में देता था, उसी को हम एडवांस कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। जैसे वो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल एडवांस में दे देगा, या अलॉटमेंट भी दे सकता है, इसमें सारा कुछ एडवांस दे देगा। लेकिन जब जब उसका मतलब कि कॉल्ड अप होगा, तो तब तक हम उसको एडजस्ट करते रहेंगे। ठीक है, मान लो किसी बंदे के 100 शेयर हैं, उसने 10 रुपये देने थे, 3 रुपये अलॉटमेंट में, 3 रुपये एप्लीकेशन में, सॉरी 3 रुपये फर्स्ट कॉल और 3 रुपये फाइनल कॉल में। तो वो जब जब आपके आता रहेगा, उसका कॉल्ड अप होगा फर्स्ट कॉल का या सेकंड कॉल का, उस टाइम उसके 3-3 रुपये एडजस्ट होते रहेंगे, उसके जितने शेयर्स होंगे मल्टीप्लाई करके। फिर उसके ऊपर हम इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज पेड एट द स्पेसिफाइड रेट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस टिल द ड्यू डेट ऑफ कॉल्स फॉर विच एडवांस इज रिसीव्ड। इफ आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, या तो आपके पास होना चाहिए उसमें आर्टिकल में, देन दैट रेट विल बी एप्लीकेबल, फिर वही होगा। अदरवाइज इफ आर्टिकल्स आर साइलेंट, देन प्रोविजन ऑफ टेबल ए विल बी एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू द विच द रेट इज 12% पर एनम। तो अगर नहीं बताया गया, तो और जो कंपनी है वो टेबल ए के अंडर रजिस्टर्ड है, तो उस केस में आपको 12% इंटरेस्ट पेड करना है।
ठीक है जी। फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या है, जर्नल एंट्रीज। अगर आप रिसिप्ट ऑफ कॉल्स मनी इन एडवांस, बैंक टू कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं इसको आप। ठीक है, जब आप मान लो उसने अलॉटमेंट में आपको पैसे दे दिए, हमारे पास जर्नल एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू, जब रिसीव्ड करते हैं, ठीक है, और टू कॉल्स इन एडवांस भी आएगा आपकी एंट्री। और उसके बाद व्हेन रेलिवेंट कॉल्स इज रिसीव्ड एंड कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड, जब हम उसको एडजस्ट करते हैं, तो मान लो फर्स्ट कॉल में जब हम एडजस्ट करें, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ऐसे लिखना है आपने। अगर आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट आपके बिजनेस के लिए अब एक्सपेंसेस हो रहा है क्योंकि आपने पेड करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अगर तो इंटरेस्ट रेट दिया होगा तो बिजनेस में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा, तो फिर तो वही लगेगा। अदरवाइज 12% जो है वो टेबल एफ के अंडर या टेबल ए के अंडर जो होता है वो उसको ही रहेगा। ठीक है, फिर उसको ट्रांसफर करेंगे उस इंटरेस्ट को, तो वो बिजनेस के लिए नुकसान है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, फिर है आपके पास फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। फॉर फीचर्स कैसे होंगे, फर्स्ट पॉइंट है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, पार पे इशू करेंगे जा। सेकंड है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, व्हेन प्रीमियम डिमांड हैज बीन रिसीव्ड, व्हेन प्रीमियम डिमांड इज नॉट रिसीव्ड, जा तो आपने रिसीव्ड कर लिया हुआ प्रीमियम, या नहीं रिसीव्ड किया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आपका फॉर फीचर एट पार पे देखिए जरा, शेयर कैपिटल रिवर्स में एंट्री हो जाएगी टू अनपेड कॉल्स टू शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, अनपेड जो नहीं आए हैं आपके पास, नॉट रिसीव्ड हैं, और शेयर फॉरफिटेड है जो आए हुए हैं उसको कैंसिल कर दिया आपने, वो डेबिट में रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों आपका अगर प्रीमियम पे है और प्रीमियम रिसीव्ड नहीं हुआ था, ओरिजिनली इशूड एट पार प्रीमियम एंड इशू रीइशूड एट पार प्रीमियम डिस्काउंट, तो उसमें आपका आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बच्चों उसके बाद है इफ ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर रीशूड, रीशूड कर रहे हैं हम, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, जो आपके पास बच जाता है, जो प्रॉफिट आ जाता है। मान लो अगर आपने पहले से जो फॉरफिटेड किए हैं, 100 रुपये का शेयर है, उसमें 70 रुपये आपके पहले के फॉरफिटेड हुए हैं और 30 रुपये नुकसान हो रहा था उस दर से, बाद में आपने रीइशू कर दिए 50 रुपये में, 70 और 50 120 हो गया, तो आपको चाहिए थे 120, आपको 100 चाहिए थे, 120 आ चुका है, तो 20 रुपये आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा जो शेयर फॉरफिटेड से आया था। ठीक है जी, और इसका कैलकुलेशन बताइए अगर प्रोपोर्शनेट करना होगा, अगर इन केस अगर आपके 100 शेयर फॉरफिटेड थे, आपने रीशू 50 किए हैं, तो उसमें जो पहले वाले टोटल फॉरफिटेड अमाउंट आया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीशूड डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, जितने नंबर हुए थे फॉरफिटेड। ठीक है,